नमस्कार दोस्तों। तो हम सीसेट के लिए हिंदी सेगमेंट का फास्ट रिवीजन कर रहे थे। 2012 से 2015 तक के सभी हिंदी के प्रश्नों का हमने रिवीजन कर लिया है। इस वीडियो में 2016 और 2017 के प्रश्नों को हम देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ समान हिंदी वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है ऐसना का अर्थ है। तो ऐसना का अर्थ होता है अभिलाषा, क्योंकि ऐसना का मतलब ही क्या होता है, तृष्णा या फिर अभिलाषा। तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। 87 में है अधोलिखित में से कौन युग्म विशेषण नहीं है। तो जो मतलब जोड़ा पूछ रहा है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो डी नंबर जो है इसका आंसर राम और लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। कैसे? तो देखिए छोटा बड़ा, दो तीन, हरा पीला, ये सब सारे विशेषण हैं। कैसे ये विशेषण है मैं बताता हूँ व्याख्या पढ़ के। तो छोटा बड़ा और हरा पीला जो है ये गुणवाचक विशेषण है, जबकि दो तीन ये संख्यावाचक विशेषण है। और राम लक्ष्मण कोई विशेषण नहीं है, ये तो नाम है, संज्ञा है एक तरीके से। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। 88 अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए फिर से तत्सम आया इस बार। तो क्या बताया था मैंने कि तत्सम और तद्भव कैसे होता है। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत में जैसे प्रयोग हो रहे थे ठीक उसी प्रकार से आज भी हिंदी में वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन वो शब्द यदि परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो उसे हम तत्सम नहीं तद्भव कहते हैं। तो देखिए इसका सही विकल्प होगा डी, यानी हाथ। हाथ जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। हाथ फिर तो क्या कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, क्योंकि तत्सम अगर होता हाथ का तो ये हस्त होता। हाथ का तत्सम होता है हस्त, और हस्त का तद्भव होता है हाथ, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया। इसके अलावा तस्कर, बोध और ध्यान ये सभी तत्सम शब्द हैं। अब देखिए फिर लिखा हुआ है 89 चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है। तो चिरंतन का सही विलोम शब्द होता है नस्वर, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 90 अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द होता है ऐच्छिक, विकल्प बी। 91 प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। 92 अपनी डपली अपना राग का अर्थ क्या है। तो अपनी डपली अपना राग का अर्थ होता है संगठन का अभाव होना। तो एक तरह का लोकोक्ति है ये, अपनी डपली अपना राग। अच्छा, आपको एक और लोकोक्ति याद आ रहा है जो हमने 2012 में डिस्कस किया था, क्या था वो? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब क्या होता है, जिस काम से आए हैं उस काम को छोड़कर कोई और काम में बस जाना, उसको बोलते हैं। तभी हम कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। और यहाँ पर कौन सी लोकोक्तियाँ हैं? अपनी डफली अपना राग, जिसका मतलब होता है संगठन का अभाव। तो शॉर्ट रिवीजन हो गया। सॉरी। 93 अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता। जो अशुद्ध है उसको देखते ही नहीं है ताकि कुछ याद न रहे वो अशुद्ध वाला। रचयिता में पता है कन्फ्यूजन क्या होगा, मात्रा को लेकर के शायद हो सकता है। तो यह पर छोटी की मात्रा है, इसको वीडियो पॉज करके अभी लिख ही लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि शुद्धता वाले चीज़ों को हमेशा लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए 94 दैवज्ञ का अर्थ है। तो दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्योतिषी। दैव शब्द का अर्थ होता है भाग्य, एवं अज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, अर्थात भाग को जानने वाला, यानी कि ज्योतिषी। तो दैवज्ञ का मतलब क्या हुआ, ज्योतिषी, विकल्प बी। 95 उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्त प्लस शिष्ट, इसको क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। तो अच्छा, आपको याद आ रहा है मैंने पहले वीडियो में शायद बताया था आपको कि देखिए त पर हलंत लगा हुआ है ना, तो ये हलंत जो लगा रहता है उसको हलंत संधि यानी कि व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो ये उत्त प्लस शिष्ट, तो ये संधि विच्छेद हो गया उच्छिष्ट का। लेकिन अगर आपसे पूछता कि उच्छिष्ट का संधि विच्छेद यानी उत्त प्लस शिष्ट कौन सा व्यंजन है, तो आप क्या बोलते हैं, या तो व्यंजन संधि बोलते हैं, नहीं तो हलंत संधि बोलते हैं। तो हलंत लगा हुआ है इसलिए व्यंजन संधि यहाँ पर पहचान हो गया। संधि से देखिए हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरा सुझाव है आपको कि आप संधि वाले चैप्टर को इतना अच्छा से तैयार कीजिए कि पीटी तो तैयार हो ही, मेंस में भी उसका आप आंसर लिख सकते हैं। 96 सप्तऋषि में समास है। तो सप्तऋषि में कौन सा समास है, द्विगु। अब देखिए इस साल द्विगु पूछ दिया। अभी तक हमने द्वंद्व का, कर्मधारय का और तत्पुरुष का रिवीजन किया था, अभी द्विगु समास पूछ दिया। तो सप्तऋषि क्या है, द्विगु समास है। थोड़ा सा देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं, शायद व्याख्या से पता चले। सप्तऋषि शब्द में सप्त संख्यावाचक विशेषण है, अतः यह द्विगु समास होगा। अन्य द्विगु समास तिरंगा, चौराहा, पंचमुखी, चतुर्भुज आदि है। क्या समझ में आया? ये समझने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है वो समझ लेना, इससे ये समझ लेना एक पॉइंट में कि जिस शब्द में संख्यावाचक विशेषण हो, 3 4 5 ऐसा कुछ दिया हो रहे,
तो संख्यावाचन विशेषण वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से समास होते हैं? द्विगु समास होते हैं। और थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। पहले द्विगु समास का और उदाहरण देख लेते हैं एक बार रिवीजन करके। जैसे कि चौराहा में देखिए चौ है, यानी 4 की बात कर रहा है तो ये द्विगु समास हो गया। पंचमुखी में 5 की बात कर रहा है तो ये भी द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज में 4 की बात कर रहा है, ये भी द्विगु समास हो गया। तो द्विगु समास की पहचान एक शब्द में याद रखना है कि संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। ठीक है, अब सामान्य बातों की मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा जो पहले हमने सीखा था 2-3 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या था? योजक शब्द थे, जैसे और, या, एवं, ऐसे जैसे माता और पिता, तो ये सब कैसे हैं? द्वंद्व समास हैं। अच्छा, एक और हमने क्या सीखा था? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में मैंने क्या बोला था कि पहला जो पद रहेगा, यानी शब्दों का जो पहला पद रहेगा वो अव्ययी शब्द रहेगा। जैसे कि यथा, आ, यथा में क्या था? यथा स्थिति। आ में क्या था? आजन्म। आजन्म एक शब्द भी आया था जो द्वंद्व समास था। उसी तरह से प्रतिदिन, प्रति है अव्यय है, तो पहला शब्द रहे अव्यय तो अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से हमने तत्पुरुष समास भी पढ़ा है, तो क्या था थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। समास संधि पर तो रिस्क नहीं लेना है, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। 97 अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो फिर से देखिए आ गया, दोहरा रहा है, इसी तरह से प्रश्न दोहरा रहा है। प्रीवियस से सॉल्व इसीलिए करना चाहिए ताकि पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब अकर्मक क्रिया से देख रहे हर साल क्वेश्चन पूछा है, अकर्मक या सकर्मक, तो आपको पता ही है। मैं फिर से पुनः रिवीजन करा देता हूँ। अकर्मक का क्या था? देखिए वैसे इसका आंसर है श्याम सोता है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि श्याम सोता है आंसर जान गए तो मतलब सीना फुला ले, नहीं। इसका हमको ये जानना है कि अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो जब क्या था कि जिन क्रियाओं का व्यापार यानी कि फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती है। मैंने कहा था, एक आया था क्वेश्चन, शिशु सो रहा है, इसी पर एग्जाम्पल था। तो सोने का काम हो रहा है यानी क्रिया है सोना, कौन कर रहा है? शिशु। तो मैंने पहले ये बताया था कि देखिए सोने का काम जो है वो कर्ता के नियंत्रण में नहीं है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया हो गया। अब यहाँ पर भी उस फॉर्मूले से भी हो जाता है, श्याम सोता है। अब क्या पता श्याम सोता है, ठीक है सो लिया, लेकिन सोना उसके नियंत्रण में तो है नहीं। 2 घंटे बाद उठे, 3 घंटे बाद उठे, हो सकता है कल ही उठे, क्या पता। अब कोरोना काल चल रहा है, उठेगा कि नहीं उठेगा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? याद रखना है सिर्फ 2 तरीके से। जो काम हो रहा है उस काम का प्रभाव काम करने वाले पर अगर पड़े तो समझ लीजिए वह अकर्मक क्रिया है। काम जो हो रहा है वो काम जो कर रहा है उसके बजाय किसी तीसरे व्यक्ति पर पड़े तो हम बोलेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। ध्यान रखना है। 2 बात स्पष्ट हुई? फिर से बोल देता हूँ, काम जो हो रहा है और जो कर रहा है, करने वाले पर ही काम का प्रभाव पड़े तो अकर्मक क्रिया, करने वाले पर काम का प्रभाव ना पड़े तो सकर्मक क्रिया। बस सीधी सीधी बात है। 98 आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो अनल है आग का पर्यायवाची शब्द, पावक है आग का पर्यायवाची शब्द, कृषाणु भी है आग का पर्यायवाची शब्द, लेकिन व्योम नहीं है क्योंकि व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। 99 निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये पिछले वर्ष भी ये था। प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? हमने कहा था कि काम जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं किसी दूसरे की मर्जी से कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पिता उसे पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? उसे, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कर रहा है, किसकी प्रेरणा से? पिता की प्रेरणा से। तो ये तो प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। जबकि आंसर में पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो ये नहीं, ये तो इसका आंसर नहीं है। फिर दूसरा में क्या लगा? राम नहीं पढ़ता। तो राम नहीं पढ़ता, पढ़ने का काम अगर करना होता तो राम को करना होता, लेकिन वो नहीं कर रहा है ये काम, यानी ये सीधा सीधा कर्ता और कर्म का संबंध है। तो ये प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्पों पर देख लेते हैं रिवीजन के उद्देश्य से। तो वे अध्यापक से पढ़ाते हैं, तो काम हो रहा है पढ़ने का, कर रहा है कोई और करवा रहा है कोई और, तो इसी लेकर के यहाँ पर ये भी प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। डी नंबर में क्या है? अध्यापक परिश्रम कराते हैं। परिश्रम कर रहा है कोई और, लेकिन कर रहा है किसकी प्रेरणा से? अध्यापक की प्रेरणा से। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। पूछ रहा था इसमें कौन नहीं है प्रेरणार्थक क्रिया, तो राम नहीं पढ़ते, ये वाला बी नंबर ऑप्शन था आंसर। व्याख्या भी पढ़ दूँ क्या? देखिए लिखा हुआ है, कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। सेम बात है वही, 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अब देखिए आ गया ना, अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ नहीं है तो क्या होगा? 2 ही होता है, उष्ण नहीं तो अंतस्थ। तो अंतस्थ 4 है और उष्ण भी 4 है। पहले देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। अंतस्थ नहीं है
ह नहीं है, क्योंकि ह क्या है, उष्ण है। बाकी य र व ये सब अंतस्थ हैं। देखिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन का आंसर नहीं था, महत्वपूर्ण ये था कि हमें अपनी जहन में दो बात याद रखना है। एक अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, उष्ण वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहला बात तो ये जान लीजिए कि अंतस्थ वर्ण 4 है, ये पहले वीडियो में भी देख चुके हैं आप। फिर है उष्ण, यानी उष्ण वर्ण जो है वो भी 4 है, ये भी पहले वीडियो में देख चुके हैं। मैं पुनः रिवीजन करा देता हूँ। श स यानी 3 को जो स है, तालाबी सा, मूर्धन्य स और स, और इसके अलावा एक ह, ये उष्ण व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये सब सारे कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। तो ये हो गया 4 दोनों। थोड़ा सा विशेष नॉलेज इसमें ये है जिसमें हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। द्विगु व्यंजन, तो द्विगु व्यंजन 2 है, ड़ और ढ, तो द्विगु व्यंजन हो गया। और संयुक्त व्यंजन कौन सा है, क्षत्रज्ञ, तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये चारों बातें याद रखिएगा। हो सके तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए तो दिमाग में रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर के प्रश्नों में। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। तो पक्ष की पहली तिथि जो होती है ना, उसको प्रतिपदा कहते हैं। जैसे होता है ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो जो पहला तिथि होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिपदा। 87 अवगुंठन का अर्थ है। तो अवगुंठन घूंघट को कहते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो गया आंसर। व्याख्या क्या है, अवगुंठन एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ घूंघट है, जबकि घूंघट का तत्सम शब्द गुंठन भी होता है। इसी प्रकार अंगूठा का तत्सम शब्द अंगुष्ठ होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज्ञान तत्सम तद्भव का भी हो गया है। अंगुष्ठ अगर बोले तो अंगुष्ठ होता है तत्सम शब्द, अंगूठा बोले तो तद्भव शब्द होता है। उसी तरीके से यहाँ पर घूंघट बोले तो घूंघट क्या है, घूंघट एक तद्भव शब्द है। और घूंघट का तत्सम रूप क्या होता है, गुंठन, तो यहाँ अवगुंठन है। 88 जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, हाईलाइट लगाया हूँ, इसका मतलब कुछ कॉन्सेप्ट होगा। जो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से अपना संबंध सूचित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वही लड़की है जो कल मिली थी, यहाँ पर जो शब्द लड़की से संबंध स्पष्ट करता है, उसी प्रकार जैसा बोओगे वैसा काटोगे तथा जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। मतलब संबंध दर्शा रहा है, कुल मिलाकर बात ये है। 89 अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो पर्यायवाची युग्म नहीं है, उसको उससे पहले जो है उसको देख लेते हैं। पुरंदर और अमरपति ये पर्यायवाची युग्म है। सरोवर और पुष्कर ये पर्यायवाची युग्म है। सरोवर किसे कहते हैं, याद कीजिए, आया था क्वेश्चन में। चलिए मैं बता देता हूँ, तालाब को ही सरोवर या पुष्कर कहते हैं। उसके बाद फिर फनी और उरग, जबकि जलधि और अम्बुद जो है पर्यायवाची नहीं है। क्यों, क्योंकि अम्बुद का अर्थ होता है बादल, ये भी प्रीवियस वाले ऑप्शंस में था, जबकि जलधि का अर्थ होता है सागर या समुद्र। तो बादल और समुद्र एक जैसा कैसे हो सकता है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो गया। 90 गूलर का फूल होना का अर्थ है। तो गूलर का फूल होने का मतलब है दुर्लभ होना। अब 91 भभूत का तत्सम शब्द है। तो भभूत का तत्सम शब्द क्या होता है, विभूति। यहाँ पर देखिए फिर से तत्सम तद्भव कॉन्सेप्ट याद रखिए। तत्सम वो शब्द जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, जैसा संस्कृत में यूज हो रहा था वैसे ही हिंदी में यूज हो रहा है। और जबकि जब उसमें बदल देते हैं, कुछ परिवर्तन करके यूज होता है, तो हम उसे तद्भव कहते हैं। तो भभूत क्या है, भभूत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, विभूति। और भभूत खुद में ही तद्भव शब्द है। अब देखिए व्याख्या में वही लिखा हुआ है, भभूत का तत्सम शब्द विभूति होता है। 92 सदैव में संधि है। तो सदैव, देखिए फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सदैव में कौन सी संधि है, सदैव के अंदर वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि की पहचान मैंने बताया था। एक सब्सक्राइबर हैं, वो क्या नाम है उनका, ये औरंगजेब अंसारी, उन्होंने बताया था कि सर आपने थोड़ा गलत लिखा है। तो मैंने उनका पिन कर दिया था उनके कमेंट को। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इस बार मैं सही कर देता हूँ। क्या है, सदैव। तो देखिए सदा प्लस एव, दरअसल मैंने गलत तो लिखा ही था, वहाँ पर गलत मिस्टेक से वो प्रिंटिंग भी था, इसीलिए मैंने अ पर ना मात्रा लगा, ए पर मात्रा लगा दिया था, जो कि मात्रा नहीं होगा। तो ये गलती फिर ना करूँ तो फिर कमेंट आ जाएगा। तो सदा प्लस एव तो सदैव होता है। तो इसमें देखिए ये जो है ना लास्ट में आ है ना, सॉरी आ है, और यहाँ पर ए है। तो जहाँ पर आ, इसका पहले पद का लास्ट वाला और दूसरे पद का पहला वाला और ए मिल करके क्या बनेगा, ए बनेगा। तो जब इस तरह से हो जाता है सदैव, देखिए ना सदा प्लस एव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सदैव लिखेंगे।
सदैव डबल ए की मात्रा हो जाएगी, तो सदैव। तो जब ये इस तरह से मिल करके बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। मतलब एक की वृद्धि हो गई, यहाँ पर ए में बदल गया, तो यही इसको क्या कहेंगे, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का पहचान यही था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, सदा इक्वल टू सदा प्लस एव, यानी ए यह स्वर्ण संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि है। इतना दिमाग ना लगाना है, सिर्फ दिमाग यही लगाना है कि ये क्या है, एक तो वृद्धि संधि और वृद्धि संधि कैसे होता है जो मैंने बताया। 93 चौराहा में समास है, तो क्या बताया था अभी तुरंत पिछले वाला साल में था कि जहाँ पर संख्यावाचक सूचक हो, संख्यावाचक, तो उसको कौन सा बोलते हैं, पहला ही पद जो होता है वो संख्या बोधक होता है, तो उसको द्विगु समास बोलते हैं। चौराहा द्विगु समास है। अब देखिए 94 अनुरूप का विलोम है, तो अनुरूप का विलोम क्या है, प्रतिरूप, तो इसका विकल्प बी हो गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक प्रश्न पूछना था, अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करते हैं, पहला पद क्या होता है तो अव्ययी भाव समास की पहचान होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 95 अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, इलाहाबाद अवधी क्षेत्र में आता है, जबकि देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया ये सब कौन सा है, भोजपुरी। अब आते हैं इधर 96 फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, तो अवधी बोली बोली जाती है फैजाबाद में। मैंने कहा था कि देखिए बोली जो है ना, उसकी एक यूपी का मैप लीजिए गूगल से डाउनलोड करके और उसको आप लिख लीजिए, नहीं तो यूपी का मैप गूगल से डाउनलोड कीजिए और खुद से हाथ से बनाइए, क्योंकि मेंस भी तो देने हैं आपको, तो मैप ज़रूरी है, नंबर ज़्यादा लेना है मेंस में, तो सिलेक्शन तो वहीं पर होगा। तो अवधी जो अवधी क्षेत्र है फैजाबाद, ध्यान रखना है। अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो बघेली उत्तर प्रदेश की नहीं है, जबकि अवधी, ब्रज, भोजपुरी है। तो मैपिंग कर लीजिए भाषा का, तो थोड़ा अच्छे से याद रहेगा। 98 अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो पिटारा जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी ये सब सारे तत्सम शब्द हैं। देख लीजिए तद्भव तत्सम हर बार आ रहा है, एकदम बिल्कुल रिस्क मत लेना है, एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लेना है तत्सम तद्भव को। तो प्रतिविज्ञान, परिधान और पिटक, ये तीनों क्या है, ये तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि पिटारा क्या है, तद्भव शब्द है। अब क्या होता है तद्भव तत्सम, कई बार बोल दिया हूँ। अधोलिखित में बर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाले को छोड़ दीजिए, जो शुद्ध है सिर्फ उसको देख लेना है। अंतर्धान शुद्ध है, अनुग्रहित भी शुद्ध है और अधीन भी शुद्ध है। तो जो शुद्ध है वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट लिख लीजिए, एक दो बार लिख लीजिए लगातार, प्रैक्टिस हो जाएगा। 100 लास्ट क्वेश्चन, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो कन्नौजी बोली हरदोई जनपद में बोली जाती है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो गया। तो फिर से यही बोली वाला है। वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।